नमस्ते दोस्तों। आज देखते हैं वैश्वीकरण की अवधारणा और इसका प्रभाव। यह टॉपिक बीपीएससी के जनरल स्टडीज में सेकेंड सेक्शन फर्स्ट पेपर का और सेकेंड पेपर का तीनों सेक्शन में कहीं भी इसको डाल सकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, तो इसको देख लीजिए बढ़िया से। आप इसको अच्छा से तैयार भी कर लीजिएगा। तो वैश्वीकरण की पहले परिभाषा करते हैं। अपने देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण को वैश्वीकरण कहा जाता है। वैश्वीकरण की अवधारणा सबसे पहले अमेरिका में रोनाल्ड रीगन, जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, उन्होंने लाया था, और ब्रिटेन में मार्गरेट थैचर थी प्रधानमंत्री, उसने इस कंसेप्ट को लाया था। वहाँ पर 1980 के दशक में ही आ गया था, अपने भारत में 1990 के दशक में आया है। इसके लिए कुछ परिस्थितियाँ थी भारत में, जिसके लिए वैश्वीकरण की अवधारणा को लाया गया है। पहली जो परिस्थितियाँ थी वह थी राजनीतिक अस्थिरता। 1984 में जब इंदिरा गांधी जी का हत्या हुआ था, और उसके बाद राजनीतिक परिदृश्य में अस्थिरता हो गई थी। प्रत्येक वर्ष चुनाव हो रहा था, और 1991 तक कितने प्रधानमंत्री बदल गए थे, तो जिसके कारण भुगतान संतुलन की स्थिति बिगड़ गई थी, और विदेशी मुद्रा भंडार सीमित हो गया, $2 बिलियन तक सीमित हो गया था। और अब जानते हैं कि भारतीय आयात जो भी होता है उसको हम मुद्रा भंडार के द्वारा, विदेशी मुद्रा भंडार के द्वारा ही हम चुकाते हैं, और $2 बिलियन मात्र 6 सप्ताह के लिए पर्याप्त था। तीसरा जो उस समय जिम्मेदार कारक था वो था खाड़ी युद्ध। खाड़ी युद्ध के अंतर्गत आप देख लीजिए कि इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया था, जिसके प्रत्युत्तर में अमेरिका के साथ 28 देशों का गठबंधन बना और उसने इराक पर हमला कर दिया। तो इस युद्ध के कारण तेल की कीमतें आसमान छूने लगी, और भारत का 2/3 तेल का आयात जो है अरब देशों से ही आता है। तो इन परिस्थिति में भारत की जो वित्तीय स्थिति थी उसकी स्थिति गंभीर हो गई थी, जिसे निपटने के लिए भारत सरकार ने IMF से, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से वित्तीय सहायता की मांग की, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने संरचनात्मक सुधार के शर्त पर वित्तीय सहायता प्रदान किया। तो जब भारत सरकार गठन हुआ 1991 में, तो उसने संरचनात्मक सुधार के लिए नई आर्थिक नीति की घोषणा किया, जिसके तहत निजीकरण स्टार्ट हो गया। उस समय से जो व्यापार सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित था, जो उद्योग सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित था, उसे धीरे धीरे चरणबद्ध ढंग से समाप्त किया गया, और निजी क्षेत्रों को उसमें प्रवेश दिया जाने लगा। पहली बार उसमें विनिवेश की संकल्पना का विकास हुआ, और सार्वजनिक उपक्रम में विनिवेश किया जाने लगा, और निजी क्षेत्रों को सरकारी क्षेत्रों में प्रवेश दिया जाने लगा, जो अब तक चल रही है। तो अब देखते हैं कि वैश्वीकरण का प्रभाव क्या हुआ था। तो पहला प्रभाव जो देखते हैं, राज्य और उसके शासन प्रणाली पर क्या पड़ा था। तो वैश्वीकरण के आगमन के बाद राज्य में मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की संकल्पना का विकास हुआ। इस संकल्पना के तहत जितनी सदस्य लोकसभा की होगी उसके 15% ही मंत्रिपरिषद में लिया जाएगा, ये निर्धारित कर दिया गया मिनिमम गवर्नमेंट के तहत। अब दूसरा जो परिणाम था, इस वैश्वीकरण के फलस्वरूप प्रौद्योगिकी डेवलपमेंट हुआ, राज्य और नागरिक एक दूसरे के समीप आए। राज्य अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जनप्रतिनिधियों से, राज्य के अधिकारियों से मीटिंग करने लगे। आप देखते हैं कि आपको जो भी समस्या होती है आप रेलवे को ट्वीट कर देते हैं, आप
कहीं भी सरकार को ट्वीट करते हैं, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, मुख्यमंत्री से, ट्विटर के द्वारा एक दूसरे से समीप आ गए हैं, फेसबुक से एक दूसरे के समीप आ गए हैं। तो ये एक दूसरे को नज़दीक लाने का भी काम किया है। तीसरा जो देखते हैं, वैश्वीकरण के आगमन के बाद विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का इसकी भूमिका सशक्त हुई है। इसके फलस्वरूप एमएनसीज, बहुराष्ट्रीय कंपनीज, टीएनसीज का प्रभुत्व राज्यों पर पड़ने लगा है और राज्य की संप्रभुता धीरे धीरे कम हो रही है। कई एमएनसीज ऐसी है जिसका पर ईयर टर्नओवर कई देशों के सकल घरेलू उत्पाद से ज़्यादा है। चौथा जो देखते हैं परिणाम, इसका प्रभाव, वैश्वीकरण ने 3 दशकों से 1990 से बाजार को आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए आगे कर दिया है, जो कार्य अब तक राज्य का था। इसके कारण राज्य का जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा थी वह कमजोर होने लगी है। अब राज्य का कार्य कानून और व्यवस्था को स्थापित करना, नागरिक सुरक्षा ही रह गया है। अब हम देखते हैं वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव क्या हुआ है। तो इसके वैश्वीकरण के फलस्वरूप सूचना प्रौद्योगिकी का तीव्र गति से प्रसार हुआ, जिसे ई कॉमर्स, जिसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन ट्रेडिंग जैसी गतिविधियों का आगमन हुआ है। आगे जो इसका प्रभाव है, वैश्वीकरण के फलस्वरूप अधिकांश श्रमिक प्रौद्योगिकी, विपणन, बिक्री, सर्विस प्रदान करने में लगा हुआ है। तीसरा है इसका प्रभाव, इसने पूंजी, तकनीक, वस्तुओं और सेवाओं के स्वतंत्र आवाजाही को बल प्रदान किया है, परंतु श्रम के प्रवाह पर अंकुश लगा दिया। विकसित देशों ने खास करके, क्योंकि यह जो काम होता है ये WTO के द्वारा होता है और WTO में विकसित देशों का प्रभुत्व है, जिसके कारण श्रम के प्रवाह पर अंकुश लगा दिया। क्योंकि भारत में श्रम की अधिकता है, जिससे भारत पर इसका विपरीत प्रभाव हुआ है। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप आर्थिक समृद्धि दर में तेजी आई है। जहां 1990 में भारत में सकल घरेलू उत्पाद की जो वृद्धि दर था 1.9% था, 1.9% था, जो बढ़कर 2017 में 7.04% हो गया है। अब हमें इसका सामाजिक आर्थिक प्रभाव देखेंगे। तो पहला प्रभाव है, वैश्वीकरण ने व्यावसायिक जगत की कार्य संस्कृति में महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिसके फलस्वरूप ऑफिस का 24 घंटे खुलना, कर्मचारियों को घर से काम करने की छूट देना, ऑफिस में जिम व कॉमन रूम की व्यवस्था उपलब्ध कराना जैसी चीज़ों को हम देख सकते हैं। इसने कई प्रोफेशनल्स का भी विकास किया है, जिसने सॉफ्टवेयर फर्म, बहुराष्ट्रीय बैंकों, चार्टर्ड फर्म, स्टॉक बाजार, फैशन डिजाइनिंग, मनोरंजन, मीडिया जैसे क्षेत्र भी इसमें शामिल हैं। तीसरा जो प्रभाव है, वैश्वीकरण के फलस्वरूप पश्चिमी संस्कृति को लोगों ने अपनाना प्रारंभ कर दिया। अभी देखिए प्रत्येक लोग जीन्स ही पहनते हैं, जबकि अपने देश का पहनावा जीन्स नहीं है। और खाने में हम लोग कहीं जाते हैं तो पिज्ज़ा ही ऑर्डर करते हैं। तो ये पश्चिमी संस्कृति का ही प्रभाव है कि खान पान में भी चेंज ला दिया है। अब आगे चौथा जो प्रभाव है सांस्कृतिक, इन सांस्कृतिक परिवर्तन ने पलायन और सांस्कृतिक संघर्ष जैसी स्थिति को जन्म दिया है और संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है धीरे धीरे, और न्यूक्लियर फैमिली को लोग स्वीकार कर रहे हैं, जिसके कारण जो वृद्ध लोग हैं उन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अब आगे देखते हैं वैश्वीकरण का कमजोर वंचित वर्गों पर क्या प्रभाव हुआ है। तो वैश्वीकरण ने तकनीकी दक्षता प्राप्त वर्ग का और व्यावसायिक योग्यता वाले श्रमिकों को ही रोजगार प्रदान किया है। इस प्रकार की जो विशेषज्ञता होती है वो अमीर वर्गों में ही पाया जाता है, जिससे अमीर वर्ग और अमीर हो गया और जो कमजोर वर्ग था, वंचित वर्ग था, इससे पीछे छूटता जा रहा है, जिससे एक दोनों अमीर और गरीब के बीच में खाई पैदा हो रही है। अब वैश्वीकरण का देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों पर क्या प्रभाव हुआ है।
तो वैश्वीकरण का प्रभाव जो भी पड़ा है शहरों पर ही पड़ा है, और शहर जो है विकास ध्रुव की ओर जैसे उभर रहा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में इसका प्रभाव अभी तक नहीं पड़ पाया है। अब इसलिए वैश्वीकरण का प्रभाव राज्य के संदर्भ में अगर देखें, राज्य ये प्रादेशिक विषमता के संदर्भ में, तो वैश्वीकरण मूल रूप से पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश यहाँ तक ही सीमित रह पाया है। जो पहले से जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो चुका था, वैश्वीकरण वहीं ज़्यादा प्रभाव सकारात्मक हुआ है उसका, और जहाँ आधारभूत संरचना का विकास अब तक नहीं हो पाया था वहाँ पर अब तक नहीं कर पाया है, क्योंकि इससे कंपनियाँ इन्वेस्टमेंट करती है और इन्वेस्टमेंट वो वहीं कर रही है जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, जिसके कारण बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, ये सब क्षेत्र अभी तक अछूता रह गया है, जिसके परिणाम स्वरूप डिजिटल डिवाइड की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो अब तक जो भी हम प्रभाव देखें, इसमें दो भाग अभी तक छूट रहा है कि इन कमियों को आप दूर कैसे कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ कमी है उसको आप सोचिए और उसको दूर करने का उपाय भी आपको करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा एग्जाम में। और चौथा जो पार्ट होगा आंसर का, वो है निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप भविष्य की संभावनाएं कैसी हो, इसको आप सकारात्मक रूप से लिख करके 40-50 शब्दों में तब आंसर को आप कंप्लीट कीजिएगा, और तभी आपका आंसर पूरा माना जाएगा और इससे उत्तर आपका बढ़िया होगा और आपको अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिएगा, और अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई डाउट होगा कहीं तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।